जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, सबसे पहले किस विद्वान ने इसके बारे में बताया, और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स से। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि एक घर पे भी लागू होता है, उसके सिद्धांतों को एक घर पे भी लागू किया जा सकता है, एक देश पे भी और विश्व पे भी लागू किया जा सकता है। यानी कि अर्थशास्त्र के बिना ऐसा कोई घर नहीं है जो चल सके। यानी कि अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो सबसे बेहतर क्या है कि अपनी आसपास की चीज़ों को एनालिसिस करिए, अपने घर को एनालिसिस करिए। इसी से आपको अर्थशास्त्र बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले अर्थशास्त्र। तो अगर अर्थशास्त्र को परिभाषित करना हो तो किसी भी विषय को परिभाषित करने के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो वो होता है कि वो जो शब्द है, विषय का जो नाम है, उस नामों को आप क्या करिए, ब्रेक करिए, दो पार्टों में डिवाइड करिए और फिर उसी से उसका अर्थ निकाल लीजिए। पता चल जाएगा कि इसका परिभाषा क्या होगा या फिर इसके विषय में क्या बताया गया है। दूसरा नियम है कि उस विषय के जो विद्वान हैं उन्होंने उस विषय के बारे में जो बताया है उसको हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उस विषय को, अगर विषय का जो शब्द है, अगर उस शब्द को हम ब्रेक करते हैं तो कैसे समझते हैं। जैसे दिया हुआ है अर्थशास्त्र, अगर हम देखें तो अर्थ और शास्त्र को मिला करके अर्थशास्त्र बनाया गया है। तो अर्थ मीन्स क्या होता है आपका, मतलब होता है धन, और शास्त्र मीन्स अध्ययन करना, अर्थात धन के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये तो रहा हमारे विषय के नाम के अनुसार इसको हम कैसे व्याख्या किए। तो अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है, धन का शास्त्र कहा गया है। तो बात यह आती है कि किसी भी विषय के बारे में कभी ना कभी इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो वैसे अर्थशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो ग्रीक शब्द है, एक ओइकोनोमिया, इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ओइकोनोमिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है जिसको हम कहते हैं ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस होल्ड या फैमिली या डोमेस्टिक अर्थात परिवार, ठीक है। नोमोस का अर्थ होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन, अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो घर के प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ दो लोग हों, उनके दो बच्चे हों। अब जो फादर हैं, हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं और उनकी जो सैलरी है वो मान लेते हैं 50,000 पर मंथ है। अब 50,000 पर मंथ है जो उनकी सैलरी आ रही है। अब उसी में से बहुत सारे खर्च है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च, एंटरटेनमेंट का खर्च, घर की जो राशन खरीदना है उसका खर्च, तो ये सारे खर्च हैं। तो अब जो 50,000 सैलरी है उसी में से उनकी जो वाइफ है अर्थात जो बच्चों की माँ है, उनको उसी सैलरी से अपने पूरे घर के खर्च को चलाना है। तो क्या करेंगे, एक मैनेज करेंगे कि कितना पढ़ाई पे खर्च किया जाए, कितना पैसा एंटरटेनमेंट पे खर्च किया जाए, कितना पैसा घर के राशन पे खर्च किया जाए इत्यादि। इस तरह से क्या करेंगी, एक पूरी मैनेज करेंगी उस 50,000 को। तो यही जो मैनेज करने का जो तरीका है यही तो अर्थशास्त्र है। यानी कि हर घर पे लागू होने वाला जो विषय है वो कौन सा है, अर्थशास्त्र है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो जो भी उस विषय के बारे में पहले बात किया होगा उसी को उसका जनक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र के विषय में सर्वप्रथम बात करने वाले जो विद्वान थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1726 में लॉन्च हुई थी। तो इसी पुस्तक में एडम स्मिथ साहब ने बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। और इसीलिए पहली बार अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाले जो विद्वान थे वो एडम स्मिथ थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मान लिया गया। पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक कब लॉन्च हुई थी, तो 1776 में। किसने लिखा था, तो एडम स्मिथ साहब ने लिखा था, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। लेकिन अब केवल अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान कह देना उचित नहीं था, तो इसलिए इनकी बाद में काफ़ी आलोचना हुई और एक और इकोनॉमिक्स आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण को बढ़ाना है।
अर्थात मानव कल्याण के बारे में बात करना, मानव कल्याण को बढ़ाना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। फिर बाद में इनकी भी काफ़ी आलोचना हुई कि अर्थशास्त्र को केवल मानव कल्याण को कैसे हम कह सकते हैं। अगर हम केवल अर्थशास्त्र से मानव कल्याण को बढ़ाना हुआ तो एक इतने बड़े सब्जेक्ट को इतनी छोटी सी शब्दों से परिभाषित कर देना उचित नहीं है। और इसीलिए बाद में आते हैं एक आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्सन महोदय। रॉबिन्सन महोदय ने बोला, तो उन्होंने जब पूरी तरह से क्या किया, एनालिसिस किया, तो देखा क्या कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है उनकी असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो संसाधन है वो तो सीमित है। जैसे बात करें कि कोयला हो गया, अब लोग बिजली खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन कोयला तो एक सीमित है ना, कोयला कुछ समय बाद समाप्त हो सकता है। वैसे ही अब कोई चाहा कि आज मेरे पास साइकिल है, कल मेरे पास क्या हो जाए, बाइक हो जाए, फिर गाड़ी हो जाए, फिर प्लेन हो जाए, तो उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन संसाधन उसी मात्रा में बढ़ रहे हैं क्या, नहीं बढ़ रहे हैं ना। यानी कि लोगों की आवश्यकताएं असीमित है लेकिन संसाधन सीमित है, और इन्हीं के बीच में समन्वय स्थापित करना क्या बतलाता है, अर्थशास्त्र बतलाता है कि कैसे लोगों की असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच में बैलेंस स्थापित किया जा सके। ये क्या बताता है, अर्थशास्त्र बताता है, जिससे कि उनको अधिकतम समृद्धि प्राप्त की जा सके। ये था अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमने अभी तक देखा, तीनों परिभाषाओं को हमने देखा। हमने पहले देखा क्या कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। अगर हमने देखा एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या बोला था कि मानव कल्याण को बढ़ाना ही अर्थशास्त्र है। रॉबिन्सन ने क्या बताया, रॉबिन्सन महोदय ने बताया कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है लेकिन संसाधन सीमित है, और इन्हीं के बीच में बैलेंस स्थापित करना क्या बताता है, अर्थशास्त्र बतलाता है। तो अगर हम देखें तो तीनों परिभाषाओं को हम देख करके हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसकी धुरी अर्थात जिसका केंद्र जो है धन के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस परिभाषा से हमने क्या देखा कि तीनों लोगों की जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी, हमने तीनों परिभाषाओं को एक में क्या कर दिया, समाहित कर लिया। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि एक घर पे भी लागू होता है, एक देश पे भी लागू होता है और पूरे वर्ल्ड पे भी लागू होता है। यानी कि आप खुद सोचिए, क्या कोई सिद्धांत जो एक घर पे लागू होगा, कुछ लोगों के बीच लागू होगा, क्या वो कंट्री पे लागू होगा? या फिर जो सिद्धांत कंट्री पे लागू होगा क्या किसी घर पे लागू होगा? नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से क्या था, इसका अध्ययन जो था बहुत ही कठिन था, क्योंकि किसे हम घर पे लागू करें किस सिद्धांत को, और किस सिद्धांत को पूरे देश पे या फिर विश्व पे लागू करें। तो इसी को आसान बनाने के लिए एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम था रैगनर फ्रेश, या फिर इसको कई जगह पर रैगनर फ्रेंच भी लिखा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले को बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरे को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। और जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए 1969 में उन्हें अर्थशास्त्र के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, तो वो थे रैगनर फ्रेश। यहाँ पे दो नाम आता है, एक रैगनर फ्रेश आता है और एक और आते हैं। आप बताएंगे कि रैगनर नाम से उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, वरना फिर अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है सूक्ष्म अथवा छोटा। आप कैसे याद करेंगे, माइक्रो को आप पकड़िए, माइक्रो मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आप पहले जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे तो उसमें बड़े बड़े सिम आते थे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सिम का आकार होता था। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे अब आज जो फ़ोन आप यूज करते हैं उसमें बस ऐसे एक सिम होता है, राइट, छोटा सा एक सिम होता है। यानी कि सिम पहले बड़ा था और छोटा हो गया। जो छोटे सिम को हम क्या कहते हैं, माइक्रो सिम कहते हैं, है ना। यानी माइक्रो मीन्स क्या हो गया, सूक्ष्म अथवा छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की उन छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। जैसे एक परिवार हो गया, एक औद्योगिक इकाई हो गई, इत्यादि के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें,
तो ये क्या है, एक फैमिली बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी फैमिली का है, ठीक है। तो उस इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई तो उसका नेट इनकम क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या जा रहा है इत्यादि, उनकी आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे कि आप जियो को माने, जियो लॉन्च हुआ था तो जियो ने क्या किया, पहले एक साल तक बिल्कुल फ्री कर दिया, फिर कुछ थोड़ा सा एक अपना प्लान निकाला सस्ते में, फिर अपना प्लान बढ़ाता जा रहा है। तो अब उसके बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। फिर दूसरी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मैक्रो क्या है, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा अथवा व्यापक। यहाँ पे आप पकड़िए समष्टि, समष्टि में इस होता है समग्र, अर्थात समग्र रूप से पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि एक देश की आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन करना, जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, बेरोजगारी हो गया, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ, राष्ट्रीय आय इत्यादि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं समग्र रूप से तो इसे हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा अर्थशास्त्र, लेकिन जो हमारा विषय है वो है अर्थव्यवस्था। लेकिन चूंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार, इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना जरूरी था। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। यानी कि हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें तो अर्थव्यवस्था दिया हुआ है ना, तो अर्थव्यवस्था क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब ऐसे समझिए आप, सिंपली आपने कोई सिद्धांत बनाया, तो वो क्या होगा, विषय हो गया। लेकिन जब उस सिद्धांतों को आप व्यवहारिक रूप से कहीं लागू कर देते हैं तो क्या हो गया, वही अर्थव्यवस्था हो गया। जैसे क्या है अर्थव्यवस्था, क्या है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थात अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सिद्धांतों को बनाते हैं, सिद्धांतों को लागू करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, उसी सिद्धांतों को जब व्यवहारिक रूप से किसी एक क्षेत्र पे लागू कर देते हैं तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था हो जाती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सिद्धांतों का अध्ययन है, जबकि अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है। हमने अधूरा शब्द क्यों कहा, इसके बारे में देखते हैं। अधूरा शब्द इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था तो इससे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहाँ की अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था। लेकिन जैसे ही उस अर्थव्यवस्था के साथ हम किसी एक क्षेत्र, एक देश, एक राज्य का नाम जोड़ देते हैं तो वो शब्द पूरा हो जाता है। जैसे हमने पूछा कहाँ की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राइट। यानी कि अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है जब तक उससे पहले किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं जुड़ा हो। ठीक है, यानी जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समस्त आर्थिक क्रियाएं क्या होती है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, ये सब क्या हो गई, अर्थव्यवस्थाएं हो गई। अब मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो होती है 4 मुख्य क्रियाएं होती हैं। अगर ये चारों मुख्य क्रियाएं नहीं होंगी तो उसे अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन चारों मुख्य क्रियाओं के बिना अर्थव्यवस्था बन ही नहीं सकता है। तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका उत्पादन, नंबर 1 पे। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन। अगर उस देश के अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। उत्पादन का अर्थ है उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का क्या करना, उत्पादन करना। जैसे कि गेहूँ हो गया, उससे हमें आटा बनाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल बनाते हैं, खाते हैं, कार बनाते हैं, कार का निर्माण होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, पेन, पेपर, बुक्स, ये सब का इस्तेमाल। यानी कि इनका अगर उत्पादन नहीं होगा तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका उत्पादन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। यानी उत्पादन के द्वारा ही वस्तु की उपयोगिता क्या इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर होता है वितरण। जब उत्पादन हो जाता है तो उसके बाद आवश्यकता किसकी होती है, वितरण की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। फिर होता है विनिमय। विनिमय का अर्थ हुआ एक्सचेंज।
यानी क्या कह सकते हैं, आदान प्रदान करना, यानी कि हमने एक वस्तु दिया बदले में दूसरे वस्तु लिया। लेकिन अगर हम आज के आधुनिक संदर्भ में इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है खरीद बिक्री। जैसे हम जाते हैं कि हमने दुकान पे गए, हम शॉप पे गए, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम जाके क्या करते हैं, कहते हैं भैया चीनी कितने रुपये किलो, 40 रुपये किलो। हमने 40 रुपये उसको दिया, चीनी हमने 1 किलो ले लिया। तो ये क्या होता है, विनिमय। और फिर जब विनिमय करके लाते हैं तो इस वस्तु का उपभोग करते हैं। उपभोग करने का अर्थ ये हुआ जो उत्पादित की गई वस्तु का उपयोग करना। अर्थात जब तक हम उत्पादित की गई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे अर्थव्यवस्था का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो चलेगा कैसे। यानी कि उत्पादन करेंगे तो सबसे प्रथम होता है उत्पादन और सबसे अंत होता है किसी वस्तु का उपभोग करना। जैसे हमने कार का उत्पादन किया, अगर कार का उत्पादन किया जा रहा है और कोई कार को खरीदे ही नहीं तो कार के उत्पादन से क्या कोई फायदा है, नहीं है ना। तो कार का उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था का मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी वितरण, ऑप्शन सी विनिमय और ऑप्शन डी पूंजी। ऐसे दे देगा। तो यहाँ पे मैक्स लड़के सोचते हैं यार पूंजी तो होगा ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होता है। लेकिन पूंजी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब किसी भी वस्तु के जब उत्पादन की बात की जाएगी तो उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण साधन होते हैं कि अगर वह साधन ना हो तो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण साधन होते हैं, पहला होता है भूमि, फिर होता है श्रम, फिर पूंजी और फिर उद्यमी या साहसी या फिर जोखिम कह सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं कि एक पेन का बनाना हो, तो पेन को बनाने के लिए कहीं भी तो पेन बन नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फैक्ट्री बनाना होगा। अब फैक्ट्री बनाना होगा तो फैक्ट्री को हम हवा में तो बना नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए, राइट। कि हम भूमि पे तो फैक्ट्री को लगाएंगे ना। अगर हमने फैक्ट्री बना लिया, फैक्ट्री बन के तैयार हो गया, लेकिन केवल फैक्ट्री बन करके तैयार हो जाने से उसमें कार्य तो प्रारंभ हो नहीं जाएगा। तो कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें क्या चाहिए, श्रम चाहिए। और श्रम कहाँ से मिलेगा, श्रमिक से मिलेगा। तो हम श्रमिक को पकड़ के लाएंगे, उनसे श्रम कराएंगे, ठीक है। लेकिन श्रमिक जो आएंगे वो फ्री में तो नहीं आएंगे ना। वो कहेंगे भैया हम चलेंगे आपके वहाँ काम करने के लिए, बदले में आप हमें पैसा कितना देंगे। यानी कि तीसरा महत्वपूर्ण क्या हो गया, पूंजी। यानी कि पूंजी आर्थिक क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी का महत्वपूर्ण रोल है। अब पूंजी भी हो गया, अब हमारे पास भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है, साहसी नहीं है, जोखिमी नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जोखिमी, साहसी या फिर एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, भूमि भी है, हमने श्रमिक भी हम सस्ते में ला सकते हैं, पूंजी भी रखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास साहस ही नहीं है कि हम इतने पैसा अचानक से किसी चीज़ में खर्च कर दें, तो कोई मतलब नहीं हमारे पास तीनों रहने से। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या यहाँ पे हो जाएगा, चौथा, वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर। आप देखते हैं बदले में सबको मिलता क्या है। अगर जैसे भूमि करना हो, जैसे अगर मैंने अपनी कोचिंग डाली, कोचिंग अगर डालना हो तो कोचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम क्या करेंगे, हम जा करके एक मकान लेंगे रेंट पे डालने के लिए। तो जब हम मकान लेंगे तो हम मकान लेंगे किससे, लैंडलॉर्ड से लेंगे। तो लैंडलॉर्ड ऐसे फ्री में तो हमें नहीं देगा ना अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए, तो बदले में वो क्या लेगा, वो लेगा रेंट। अर्थात जो भूमि का मालिक होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, उसको क्या मिलता है, उसको क्या फ़ायदा होता है, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी को डालने से उसको बदले में रेंट मिलता है। फिर आता है श्रम। अर्थात श्रम कौन करता है, श्रमिक करते हैं। तो श्रमिक को क्या मिलता है, उनको मिलता है वेज या मजदूरी कह सकते हैं। जैसे माने कोचिंग डाले तो कोचिंग ऐसे तो चलेगी नहीं, हमें कुछ अन्य फैकल्टी भी रखने पड़ेंगे, कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के टीचर भी रखने पड़ेंगे। तो जब हम टीचर रखेंगे तो फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो उसके लिए क्या लेंगे, वो वेतन लेंगे, राइट। लेकिन हम वेतन देंगे कहाँ से, जब हमारे पास पूंजी होगी। तो पूंजी कहाँ से लूँगा, मानो मेरे पास पूंजी नहीं है, तो जो पूंजीपति होंगे उनसे मैं जाकर क्या करूँगा, पूंजी लूँगा। आज जब पूंजीपति हमें पूंजी फ्री में नहीं देगा, कहेगा भैया अगर आप पूंजी ले रहे हैं तो हमको 5% या 10% पे हम ब्याज लेंगे। तो उसको क्या मिलेगा, ब्याज, अर्थात उसको इंटरेस्ट मिलता है। आज सबसे बड़ी बात मुझे, अब चूंकि मैंने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है तो मैं क्या हो गया, मैं एंटरप्रेन्योर हो गया, उद्यमी हो गया। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा क्या, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से किसी वस्तु के उत्पादन के मुख्य साधन होते हैं और सभी जो साधन इस्तेमाल होते हैं उनको क्या क्या मिलता है इसके बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वस्तु के उत्पादन में जो 4 महत्वपूर्ण साधन होते हैं उसमें से पूंजीपति को क्या मिलता है।
तो पूंजीपति को क्या मिलेगा, उनको मिलेगा इंटरेस्ट, ब्याज, क्योंकि पूंजी लोग फ्री में नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, वो ब्याज पे देते हैं। क्लियर। और साहसी सबसे महत्वपूर्ण है। साहसी प्रॉफिट क्यों लेता है, क्योंकि उसने साहस किया है लगाने का, पता चले कि उसके पास साहस ही नहीं है, अचानक से उसने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख डूब गए, तो क्या उसको हार्ट अटैक या मर गया। तो ऐसे लोग तो नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए इसको साहसी या जोखिमी भी कहा जाता है। क्लियर। अब देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस देश की सीमा के भीतर होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से है। जो मैंने आपको मुख्य आर्थिक क्रियाएं बताया, वही जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं जब किसी देश के सीमा के भीतर होना शुरू हो जाए तो वही उस देश की क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था बन जाती है। लेकिन वही आर्थिक क्रिया, जो आर्थिक क्रिया मैंने बताया, उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय, जब उस देश के सीमा के भीतर के साथ साथ बाहर भी होना शुरू हो जाए, अन्य देशों के साथ आर्थिक क्रियाएं शुरू हो जाए, तो इसी को कहा जाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या किसे कहा जाएगा, जब अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक क्रियाएं किसी देश की सीमा के अंदर के साथ साथ सीमा के बाहर तथा अन्य देशों के साथ प्रारंभ हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में आज आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हो, आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।